नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो आई होप कि साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज आप सभी लोगों का क्लास है भारत का भौतिक विभाजन। यानी हम अपने भारत को पढ़ेंगे कि हमारे भारत का जो फिजिकल रीजन है, किस प्रकार से भारत को डिवाइड करेंगे। इसमें हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पठारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अन्य बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो यही आज हम आपको भारत के भौतिक विभाजन करके बताएंगे। और पहले मैं मैप लूंगा, उसके थ्रू आपको मैं पूर्ण रूप से समझाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें ही को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मेरा नाम है साहिल, ठीक है, और मैं आपकी जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए आपके इस चैनल के माध्यम पर आया हूं। और मैं आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरा उद्देश्य रहता है थ्योरी के साथ पढ़ाना। ठीक है, मैं थ्योरी के साथ पढ़ाता हूं। और आप सभी लोगों के लिए उसके बाद पीवाईक्यू भी करवाता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि 26 तारीख 26 जून, ठीक है, 26 जून 2022 को आप सभी लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे लिया जाएगा। जो भी हमने प्रीवियस क्लासों को पढ़ाया है, अभी तक जितना भी हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया है, वही सभी आज आपके सामने 26 जून 2022 सुबह 9 बजे मैं लाइव सेशन लूंगा और आपके साथ वार्तालाप भी करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आज है आप सभी लोगों का क्लास नंबर 5। तो क्लास 5 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि मैं जीएस की कंप्लीट तैयारी, चाहे फिर वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड हो, पॉलिटिक्स, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, तीनों पार्ट आपके इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करूंगा और कहानी के रूप में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। साइंस के भी तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, स्टैटिक जीके, वो भी आपके इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। तो सब कुछ आप सभी लोगों के इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरा एम्स है, उद्देश्य है थ्योरी के साथ पढ़ाना। आप सभी लोग अगर आज पहली क्लास हो तो हमारी पूर्व 3 से 4 क्लासें और हैं, उसको आप अटेंड कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोग कोर्स डिटेल्स जान लीजिए, आप में से बहुत से लोग नए होंगे तो जानना अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी लोगों में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि नोट्स कहाँ से बनाना है। ठीक है, तो नोट्स मैं आप सभी लोगों को मैं लिख लिख कर, ठीक है, मैं लिख लिख कर पढ़ाता हूँ। और जिस प्रकार से मैं नोट्स स्वयं बनाऊं, आपको भी उसी प्रकार से नोट्स को करना है डिस्कस। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और लगभग इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि 35 से, ठीक है, 35 से ज़्यादा क्लासें होंगी, ठीक है, इस पूरे सेशन में। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, भारत का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हम कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे। कुछ बेसिक बातों को हम सीखेंगे, और वो बेसिक बात क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे वॉइस पर, मेरे लेक्चर्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला बात यहाँ पे ये हो जाता है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां, ठीक है, भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। इसका मतलब ये कि हमारा भारत है, और हमारे भारत में पाई जाने वाली जो भी भौतिक आकृतियां हैं, चाहे वो आकृतियां कोई भी हो, वो विभिन्न प्रकार की हों। और वो आकृतियां कैसी हैं,
यहाँ पे नोट पॉइंट बनाइए आप सभी लोग। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। अभी मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। आप सभी लोग ये मत सोचिए कि मैप के थ्रू क्यों नहीं समझाया जा रहा है, पूरा मैप के थ्रू डिस्कस किया जाएगा अभी। बस बने रहिए आप सभी लोग बस, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली, ये इस पर अंडरलाइन कीजिए आप, भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल, वो आकृतियां कौन सी हैं वो बताइए, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं पर्वतों को ले लीजिए, ठीक है। मैदानी क्षेत्र, उसके अलावा हम कह सकते हैं पठार, प्लेट्यू, उसके अलावा आप कहिए तट। सब कुछ मैं अभी आपको मैप के थ्रू दिखाने वाला हूं, ठीक है। तट तथा द्वीप समूह, ये हैं। पर्वत, मैदानी क्षेत्र, पठार, तट तथा द्वीप समूह। इस प्रकार से हम, यही जो भौतिक आकृतियों के बारे में मैंने आपको बताया, यही सारी भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में, डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैदानी क्षेत्र में क्या है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। पठार के बारे में पढ़ेंगे, तट के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं यहाँ पर। पर्वत, ठीक है। पर्वत अर्थात इसको हम बोल सकते हैं माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत, ठीक है। तो आप सभी लोग समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे इस पर्वत में एक पॉइंट मेंशन कीजिए, जिसको हम कह सकते हैं, जो पर्वत है हमारा भारत है, हमारे भारत के उत्तर में। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या होता है, ये मैं पूर्व क्लास में शुरू से अगर आप देखते आ रहे होंगे तो दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में बर्फ से ढका, बर्फ से ढका हिमालय, ठीक है। बर्फ से ढका हिमालय, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के उत्तर में पूरा का पूरा जो भारत का नॉर्दर्न हिस्सा है, वहां पर पूरे के पूरे रूप से क्या छाया हुआ है, हिमालय, जो अधिकतर रूप से बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ हिमालय का मतलब हुआ, ठीक है, हिमालय का अगर इसको हम संधि विच्छेद करें इसका, हिमधन आलय, अर्थात इसका मतलब हुआ बर्फ का घर, बर्फ का घर, राइट। ये देखिए बेसिक बातें हैं। अभी मैं एडवांस में देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, पूरा मैं बेसिक चल रहा हूं, अभी एडवांस पर आऊंगा, देखना फिर से एक बार मैं रिवाइज कराते हुए आपको एडवांस लेवल में आऊंगा। ये बेसिक बातें हुई हैं आपकी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत के उत्तर हिस्से में हिमालय पर्वत जो कि बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ होता है हिमालय, यानी हिमालय का अर्थ बर्फ का घर, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अभी मैं मैप लूंगा, उसमें आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं मैदानी क्षेत्रों के बारे में,
अब देखिए हिमालय तो हमने पढ़ लिया, अब हिमालय के दक्षिण में, अभी देखिए मैप लूंगा ना मैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। हिमालय के दक्षिण में, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं हिमालय के दक्षिण में पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र स्थित है। और ये जो मैदानी क्षेत्र हैं ये समतल एवं सपाट हैं। सपाट, ठीक है, समतल एवं सपाट अर्थात बिल्कुल प्लेन है, समतल है, बिल्कुल एकदम सपाट है, बिल्कुल ना तो कहीं ऊबड़ ना तो खाबड़, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना, इस सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये जो मैदानी क्षेत्र है एक्चुअल में इसका निर्माण कैसे हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है हमारे लिए। भाई मैदानी क्षेत्र है, और इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है तो वो आपके लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है, जानना। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं तो इस मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होगा कैसे भाई। आपको पता होना चाहिए नदियों के द्वारा होगा। और नदियां कौन सी उत्तर भारत में बहती हैं? गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और इनकी सहायक नदियों, ठीक है, इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। समझना मेरी बातों को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तथा इनकी सहायक नदियां, तथा इनकी सहायक नदी, अब इन्हीं के द्वारा, ठीक है, लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के कारण। अब आप कहेंगे कि निक्षेप क्या हो गया। आपके लिए ही मैं एक उदाहरण लेता हूं। आप कहीं अपने छत से, या आप कहिए कहीं ऐसा स्थान हो जहां पर बिल्कुल ढलाव हो, वहां पर आप इतनी सी मट्टी रखिए, मट्टी, और उस मट्टी को रखिए, या आप वैसे मत कीजिए, यदि आपके पास प्रेशर वाली अगर पाइप हो, जिसको हम बोलते हैं समरसेबल, या आपके पास जिसको बोलते हैं ना घर में जो टुल्लू टिल्लू वगैरह बोलते हैं वो, अगर उससे उसमें अगर अगर उस जो आपके लिए जो फोर्स बना रहा है टिल्लू है, अगर उसको अगर आप स्टार्ट करते हैं और पाइप का प्रेशर आपके हाथ में है, अगर आप जमीन में उस प्रेशर को मारते हैं तो जमीन की मिट्टियां जो हैं वो कट कर, अगर जहां से वो ढाल पाएगी वो अपने साथ उस मिट्टी को लेते हुए जमती चली जाएगी। ठीक है, यही उद्देश्य है पूरा का पूरा। भाई नदियां हैं, हिमालय हैं, ढालदार हैं, और वहां से जो पानी आता होगा तेज में पानी आता होगा, और पत्थर वगैरह होंगे, और अधिक मिट्टियां होंगी, पत्थर पानी से रगड़ते रगड़ते घिसकते घिसते उन्हीं सभी के निक्षेप हैं ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली में पूरा का पूरा यहाँ पे बेस है। इनका निर्माण इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, या तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। नोट्स आप सभी लोग अपने हिसाब से बनाते रहिएगा जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, ये यहां तक तो क्लियर हो गया। अब पठारों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा अगली स्लाइड में। स्लाइड में करता हूं यहाँ पे चेंज। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पठार। हेडिंग बनाइए पठार। पठार है क्या? ठीक है, हमने अभी देखिए पहले पढ़ा हमने हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के दक्षिण में पढ़ा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब मैदानी क्षेत्रों के दक्षिण में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। जो भी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद एडवांस, ये बेसिक है, बेसिक पढ़िए, मैं समझा दूं आपको, फिर एडवांस लेवल में आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जहां से आपके देखिए बहुत सारे विकल्प के रूप में प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बनेंगे, और आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा।
ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं पठार की बात करूं। पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। अभी हमने जो पढ़ा आपके सामने मैदानी क्षेत्र के मैदानी क्षेत्रों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब हमने यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्यों जोड़ दिया? आपको पता होना चाहिए कि ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ से जलों से घिरा होता है, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एंड इंडियन ओशियन। ऐसा 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 भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए हम प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, पूरा यहाँ से इस प्रकार से यहाँ फैला हुआ है। अभी मैं आपको मैप पे दिखाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है मैदानी क्षेत्रों के दक्षिण में। ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, इसका आकार कैसा? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति एवं आकार कैसा है। आपको बताना है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार यानी प्रायद्वीपीय पठार का आकृति जो है, जो आकार है, वो त्रिभुजाकार है। राइट, ये हो गया। उसके अलावा अब आप देखिए, अब देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार है ना। अब इस प्रायद्वीपीय पठार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पठारों में हमको इसकी इसमें इसमें क्या मिलता है हमको। तो आप समझिए कि इन पठारों में हमको क्वांटिटी क्या प्राप्त होती है, किस प्रकार में मात्राएं हमको प्राप्त होती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस पठारों में हमको खनिज जैसे लौह, ठीक है, जैसे लौह और कोयला। तो पठारों से हमको कुछ प्रकार के खनिज जैसे लौह, कोयला, इनकी मात्रा हमको मिलती है। ठीक है, पठार है, खोदे जाएंगे तो मिलेगा हमको, अधिकांश रूप में लौह में प्राप्त होगा और कोयला प्राप्त होगा। और एक पॉइंट आप सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा हूं, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में क्या स्थित है? पूर्वी घाट। ये यहां तक हो गया। तो चलिए अब मैं जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूं, क्विक रिवीजन मैप, एक मैप के थ्रू ध्यान देना, बहुत विशेष ध्यान देना। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, ये है भारत। ठीक है। हमने देखिए शुरू में आपको बताया था, शुरू में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? आपको कुछ याद है? कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। पहले दिशाओं का निर्धारण देखते हैं। भारत का उत्तर, नॉर्थ हिस्सा, इसमें हमने आपको बताया था कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, तट एंड द्वीप समूह। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था पर्वत। तो देखिए पर्वत,
ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पर्वत हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भारत के उत्तर में। और यही पर्वत जो है, इसको मैं नाम दिया था हिमालय। और इसको मैं हिमालय ना बोलकर बल्कि बोलूंगा हिमालय श्रृंखला, क्योंकि हिमालय ही नहीं है बल्कि यहाँ पर अन्य पर्वत भी हैं इसके साथ में, इसलिए हम बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, ये हो गया हिमालय श्रृंखला। तो भारत के उत्तर में हमने आपको बताया एक विशाल हिमालय पर्वत, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गंगा नदी, और कहीं यहां से आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये तो नदियां हैं। ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये बताया ये नदी कौन सी है, ये है गंगा नदी। उसके बाद मैं एक और बताता हूँ सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी का उद्गम देखिए यहाँ से होता है, ये भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो यही से हमने आपको बताया, क्या बताया हमने, कि हमारे भारत में जो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है वो हम कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के कारण से हुआ है। भाई नदियां हैं, बहते बहते अपने साथ मृदा भी लाएंगी। इस प्रकार से पूरा का पूरा हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखना आप सभी लोग, मैदानी क्षेत्र कहाँ पर है वो इस बात का ध्यान देना। कलर मैं चेंज करूंगा जिससे आपको बखूबी तरीके से समझ में आता रहे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। राइट, देखिए पूरा का पूरा इस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र क्यों है, मैदान क्यों बनते हैं, ये मैंने आपके सामने कारण स्पष्ट कर दिया है। मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी हो गया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था पठार। पठार के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि पठारों में लौह मात्रा की प्रचुरता होती है। ठीक है, सॉरी, लौह मात्रा अधिक रूप से पाए जाते हैं। पठार मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय पठार। यार कलर चल नहीं रहा है बराबर, एक मिनट, कौन सा कलर, हाँ ये कलर चूज करता हूं मैं। पठारों के बारे में बात करूं आपको, ये है प्रायद्वीपीय पठार, इनको आप नाम दीजिए पठार। ये हो गए पठार। अब पठार हैं, हमने आपको बताया कि इन पठारों में भाई हमको खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे लौह, कोयला, ये सारे इत्यादि चीजें हमको प्राप्त हो जाती है इसमें से। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये जो पठार आप देख रहे हैं, इस पठार के भाई घाटी कहाँ पाई जाएगी, घाटी, भाई ये पठार है तो यहीं पर पाई जाएंगी घाटियां। एक मिनट आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट लेता हूँ, हाईलाइटर, इससे आपको समझ में आया, इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए पूरा का पूरा। इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो देखिए तट हो गया, तट, सबका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा अलग अलग। जो लाल कलर से मैं लिखा हूं ये घाटी है, और इस घाटी का नाम है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व आपके राइट हैंड साइड पूर्वी घाटी,
ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो रेड कलर से मैं यूज किया हूं, इसको आप बोलेंगे पश्चिमी घाट। घाट, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम बोलते हैं पूर्वी तट, पश्चिमी तट। वो देखिए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री, ये भारत की तटीय तट तट वाले सारे राज्य हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर पूर्वी तट, इसको नाम दे रहा हूं मैं पश्चिमी तट। अर्थात आप सभी लोग मिलाकर एक ही बोल सकते हैं यहाँ पर, पूर्वी पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट, ये ऐसे सीधा तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जो बेस है वो समझा रहा हूं आपको। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, आप में से बहुत से लोगों को नजर आ रहा होगा, जो हल्का सा जो क्षेत्र बच रहा है, ये मैदान है, ये पूर्वी मैदान, ये पश्चिमी मैदान। सोचिए कितना छुपा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं पूरा आपका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ क्लियर। ठीक है, अब आप सभी लोग कहेंगे तट, ये सारे तट ही है भाई। ठीक है, ये द्वीप समूह आपके यहाँ पर हैं, जिसमें अंडमान एंड निकोबार, इसके इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पर है लक्षद्वीप। ठीक है, इसका एक बड़ा आइलैंड है मिनिका, यहाँ पर है। ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो आज बेस था, ये बेस भारत का भौतिक विभाजन, देखिए इस प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को बेहतरीन अंदाज में ये हमारा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम अब हम बात करते हैं एडवांस लेवल, एडवांस रूप। यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग डालिए। अब एडवांस में पढ़ना क्या है, वो तो मैंने आपके सामने भी बनाया, बेस। अब एडवांस में पढ़ना है, सिंपल तरीका, प्रश्न ऐसा ही पूछेगा कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भारत का भौतिक विभाजन। ये एडवांस है, वो बेस बेस था, क्योंकि बेस में मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो बेस आप सभी लोग पकड़ के चलिएगा। भारत का भौतिक विभाजन, तो हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर यहाँ पे बांटेंगे हम। तो हम कह सकते हैं फोर टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार से, फोर टाइप्स ऑफ फिजिकल रीजन, यानी भारत के भौतिक विभाजन चार प्रकार से हम कर सकते हैं, फोर्थ टाइप्स। चार प्रकार से भारत के भौतिक विभाजन को हमने अभी आपके सामने किया था। ठीक है, मोस्टली जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो पहला यहाँ पे है जिसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न, नॉर्दर्न माउंटेन, अर्थात इसका मतलब होता है हिंदी में उत्तरीय पर्वत, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा यहां पे हो जाएगा नॉर्दर्न, नॉर्दर्न प्लेन, अर्थात इसका मतलब होगा उत्तरीय मैदानी क्षेत्र। तीसरा यहां से हो जाएगा, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला इंडिया, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रायद्वीपीय भारत। चौथा जो होगा उसको हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन,
कोस्टल प्लेन या आप कहिए आइलैंड, यानी हम कह सकते हैं तटीय मैदान। एंड तटीय द्वीप। ये था। तो चलिए हमने आपको बताया, तो यहाँ से हमने आपको बताया कि चार प्रकार से हम भारत का भौतिक विभाजन, हम अभी आपको बेस में बताया था, तो चार प्रकार से कर सकते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर का पर्वतीय विस्तार। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद तीसरा पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, ये पूरा का पूरा। और चौथा कोस्टल आइलैंड, जो तटीय हैं, कोस्टल प्लेन, हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब एक एक बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने आगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आप सभी लोग बनाइए, नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग बनाइए, नॉर्दर्न माउंटेन। यहाँ पर हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, पहला नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हम आपको बताएं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसमें मैं एक मैप लूंगा यहाँ से भारत का, मैं स्वयं इसको क्रिएट करने करूंगा एक मैप को। ये है भारत। ठीक है, ये भारत हो गया। इसके बारे में हमने क्या बताया आप सभी लोगों को, हमने अभी आपको बताया था सिंधु नदी, सिंधु रिवर। और यहीं से हमने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम यही कह रहे हैं कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है। बताइए, जो आप देख रहे हैं सिंधु नदी, यहां से लेकर पूरा का पूरा कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी। यहां तक पूरा विस्तार है किसका, नॉर्दर्न माउंटेन का, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसके बारे में मैं अभी आपको बेसिक से समझा चुका हूं। इसके बाद इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के डिस्कस करूंगा, तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप सभी लोग पॉइंट नोटेड कीजिए। पहला पॉइंट कि नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फैला कहां तक हुआ है, हम कह सकते हैं सिंधु नदी से, सिंधु नदी से लेकर कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है किसका, नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो जो भी सारे पर्वत हैं, यहां तक इसका पूरा का विस्तार है। ये तो हो गई बात जो मैंने आपको यहाँ पे मैप के थ्रू समझाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब मेन बात, क्या फैला हुआ है यहां से यहां तक, आपने कहेंगे हिमालय, हिमालय श्रृंखला। क्योंकि यहाँ पे हिमालय ही नहीं,
बल्कि और भी सारे पर्वत हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हिमालय श्रृंखला। सबसे पहली पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पर बनाइए, पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग बनाइए, हिमालय की उत्पत्ति। भाई हिमालय है, कहां से आया, कैसे आया, प्रश्न उठना चाहिए ना। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है वो आप सभी लोगों को जानना मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जानिए आप सभी लोग हमारे द्वारा, मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग समझिए, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति। इसमें आप सभी लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, हिमालय जो है अर्धवृत्ताकार है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हिमालय कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार अर्थात यहां से लेकर पूरा का पूरा ऐसे फैला हुआ है। एक संरचना बन रही है, नहीं बन रही है अर्धवृत्ताकार की तरह। तो यही है, हिमालय जो है अर्धवृत्ताकार है, राइट। ये आप सभी लोगों को पॉइंट मेंशन करना होगा, हिमालय अर्धवृत्ताकार है। इसकी देखिए ऊंचाई चौड़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है। आपको कुछ दिख रहा होगा कि हिमालय पर्वत जो है ये उत्तर सॉरी ये पश्चिम की ओर तो अधिक चौड़ा है, लगभग कितना, 400। ठीक है, 400 किलोमीटर चौड़ा है। कहां पर, उत्तर की ओर, जबकि सॉरी सॉरी पश्चिम की ओर, ठीक है। जबकि पूर्व की ओर ये कम चौड़ा दिख रहा है, लगभग कितना है, 160 किलोमीटर। ये है यहाँ का पॉइंट। ठीक है, ये 160 किलोमीटर यहां तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे आप सभी लोग पॉइंट मेंशन कीजिए कि इस प्रकार से आप सभी लोग ना हो बना लीजिए, क्योंकि हिमालय इसी प्रकार से तो फैला हुआ है। ये मान लीजिए हिमालय है, ये हिमालय है, और हिमालय का ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, यानी ईस्टर्न हिस्सा है। यहाँ पर जो पश्चिमी भाग है ये अधिक दिख रहा है हमको चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी है, आप सभी लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, लगभग 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर चौड़ा है। और जो पूरब में है इसकी चौड़ाई कम दिख रही है, तो लगभग आप सभी लोग 160 किलोमीटर मानिए। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर, उम्मीद करता हूँ। तो इसके बारे में पॉइंट नंबर यहाँ पे हमने देखा, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इसको मैं करूंगा इरेज। पॉइंट नंबर 2 आप सभी लोग यहाँ बनाइए। और उस पॉइंट नंबर 2 का मतलब है कि अब सबसे पहले बात ये होगा इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण नोट कीजिए आप सभी लोग यहाँ पर, भारतीय प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। देखिए एक प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया होती है, इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भारतीय प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। मतलब यहाँ पे हुआ कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टकराव हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद आप सभी लोग ये समझिए, ये मान लीजिए हमारा भारत है, यहीं पर समझिए, हाईलाइटर में यूज करूंगा। भारत का पूरा जो
पूर्वी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा है ये साउथ, पूरा का पूरा साउथ हिस्सा है ये। इस यहां पर क्या हुआ था, ये कौन सी भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट। आपको पता होना चाहिए कहीं यहीं पर उत्तर में यूरोप है, ठीक है, तो यहां पर यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों की टकराव, आपस में जब टकराए थे, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई थी, तो इन्हीं के टकराव से किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। अब इस हिस्सा को हम बोल देते हैं क्या, गोंडवाना लैंड, और इस हिस्सा को, यूरेशियन प्लेट के हिस्से को हम बोल सकते हैं अंगारा लैंड। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आपको फिर से समझा दूंगा, तो आप सभी लोग परेशान ना हो, ठीक है ना, कि हमको समझ में नहीं आया। ये हो गया। अब समझ लीजिए, इसका निर्माण तो हमने बताया कि भारतीय प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। आज से लगभग आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व, जो आज आप हिमालय देखते हैं ना, हिमालय, ये 7 वर्ष पहले हिमालय नहीं था भाई, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व तो हिमालय नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है यार, शायद 7 वर्ष पूर्व में डेटा थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है मुझे, 7 है, थोड़ा सा डेटा रॉन्ग दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, तो इसको हटा दीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। लगभग आज से लगभग मान लीजिए कुछ वर्षों पहले हिमालय के स्थान पर, यानी ये हिमालय नहीं था, इस हिमालय के स्थान पर सागर थे, सागर। ये हिमालय पहले इस प्रकार सागर के रूप में था। ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इस हिमालय के स्थान पर क्या था, सागर था, हिमालय नहीं था, मान लीजिए एक बार के लिए आप ये मान लीजिए। और इस सागर के उत्तर में हमने आपको क्या बताया, अंगारा लैंड भूभाग। कलर मैं चेंज ही कर लेता हूं, अंगारा लैंड, और इसके दक्षिण में, साउथ में गोंडवाना लैंड। कि आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गोंडवाना लैंड भूभाग, इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए आप सभी लोग, इसको हम बोलते हैं भारतीय प्लेट, यानी इधर से भारतीय प्लेट यानी गोंडवाना हिस्सा, और उधर से यूरेशियन प्लेट। जब ये आपस में टकराई, तो भाई कोई भी चीज हो, अगर आप पानी रखिए और पानी बीच में रखिए और इस प्रकार से करिए, पानी जो होगा मतलब छलक कर उड़ जाएगा पूरा, ठीक है ना, इस प्रकार से बिखर जाएगा पानी। तो यही देखिए, आप जीवन में अपने रिलेट कीजिए यार, सब चीज आप रिलेट करा करें आपस में, कोई कुछ है नहीं, ठीक है। मानिए फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब इसके देखिए, ध्यान देना, ये मेरा दोनों हाथ है, समझना बातों को, इसके बीच में देखिए ये पानी भरा हुआ है, और इस प्रकार से एक गोंडवाना लैंड भूभाग, एक अंगारा लैंड भूभाग, जब ये आपस में दोनों प्लेटें इस प्रकार से आई 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 और दोनों आपस में यूं टकराई, और बीच का जो तैतीस सागर है, इसके ये तो हट गया, पानी तो छिलक गया, पानी बिखर गया, और इसके स्थान पर देखिए यूं इस प्रकार से आया और मुड़ता 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 चला गया, जो हिमालय श्रृंखला। ये प्लेटें तो दोनों हाथ हो गई, और ये जो हिमालय निकल गया है, ये हो गया हिमालय श्रृंखला। बल्कि हिमालय सिर्फ हिमालय होता, सिर्फ एक होता, बल्कि इसमें अनेक प्रकार की चोटियां पाई जाएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं हिमालय श्रृंखला।
इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर तीसरा नोट कीजिए। यहां से सब कुछ मैं हटाता हूं। पॉइंट नंबर 3 मेंशन कीजिए आप सभी लोग कि दोनों अग्र भूमियों की दबाव से, वही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अब उससे उसका इफेक्ट क्या था। दोनों दोनों अग्र भूमियों की दबाव से तीन प्रकार के इसमें हिमालय माउंटेन इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। हिमालय पर्वत, क्यूलुनशान पर्वत, एंड हम कह सकते हैं काराकोरम श्रेणियां। सबको आप सब चीज आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, बस आप बने रहिए बस। इस प्रकार से नोट्स आप सभी लोग दोनों अग्रभूमि, वही अंगारा लैंड भूभाग, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भूभाग जब दोनों आपस में टकराए तो इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसी हिमालय में इसमें कुल्लून पर्वत, हिमालय पर्वत एंड काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे एक आप सभी लोग नोट डाउन कीजिए, एक पॉइंट बनाइए और यहाँ पे लिखिए नोट। नोट लिखिए यहाँ पर कि हिमालय की उत्पत्ति जितना अभी अभी हमने आपको समझाया उसका एक नोट यहाँ पे लिखिए इस प्रकार से। हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी युग अर्थात वही 33 सागर, तत् वही टैथीज, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति टैथीज सागर के अवसादों के जमाव, अवसादों के जमाव से हुआ। देखिए हमने क्या देखा, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टर्शियरी युग के टैथीज सागर के अवसादों से, अवसाद यानी धीरे धीरे अवसाद आते रहे, उसी के अवसादों का जमाव हुआ, उसी के कारण क्या हुआ, तैतीस सागर के स्थान पर हिमालय की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से हम जो तैतीस सागर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार हम तैतीस सागर को क्या कह सकते हैं, तो तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह, कि हिमालय यहीं से तो बना हुआ है, इसलिए हम तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह या हिमालय का जन्म स्थल कहा जाता है। हिमालय का जन्म स्थल कहा जाता है, राइट। अब चलिए उसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी है, अब पढ़ेंगे टोटली हम हिमालय पर्वत को। ठीक है, तो यहां से हमने हिमालय का निर्माण वगैरह करवा दिया। अब यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग बनाइए, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला,
इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पे अपने नोट में हेडिंग बनाइए, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसमें देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम चार भागों में डिवाइड करके इसको हम पढ़ेंगे। वो चार भाग कौन सा है? पहला लिखना, आप नोट कीजिए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा बी, क्योंकि हम फोर टाइप्स, ठीक है, चार प्रकार से इसको हमने डिवाइड किया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा आप ले लीजिए ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तीसरा आप ले लीजिए यहां पर मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। डी लीजिए यहां से आप आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, राइट। ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ, हिंदी में जान लीजिए, ट्रांस एंड इसी को हम बोलते हैं तिब्बत, तिब्बत हिमालय, राइट। ग्रेट हिमालय का मतलब होता है वृहत, यानी महान। हिमालय। मिडिल हिमालय का मतलब होता है मध्य, या हम कह सकते हैं लघु। मध्य लघु हिमालय। चौथा डी हम कह सकते हैं आउटर, इसी को हम बोलते हैं बाह्य, क्योंकि आउट हो रहा है। बाह्य, या हम कह सकते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। आपको एक बात पता होना चाहिए कि मोस्टली जितने भी आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर्वत हो, चाहे मकालू पर्वत हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे नंदा देवी हो, सारे के सारे जितने भी पर्वत हैं वो सारे के सारे वृहत यानी महान हिमालय में ही स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम सभी लोग, आप सभी आज के सेशन को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अब अलग अलग सारे, देखिए, ट्रांस हिमालय को पढ़ना है हमको, महान हिमालय को पढ़ना है, मध्य हिमालय को पढ़ना है, और वाह्य यानी बाहरी हिमालय को पढ़ना है। चारों हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से हम कल, ठीक है। तो यहाँ तक आज आप सभी लोगों को उम्मीद है कि हो गया होगा क्लियर। तो आई होप कि हमारे द्वारा जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया, आप सभी लोग इस प्रकार से कितने संतुष्ट हैं, कृपया करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, रिव्यू जरूर दिया करें कि मेरे द्वारा जो भी थ्योरी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्या वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है और क्या वो आपको लिए बेस्ट है कि नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा 26 जून को सुबह 9 AM पर आपका मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं, इसमें आप सभी लोगों को जो भी टेस्ट वगैरह है, टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आपसे मैं कुछ बातें भी करूंगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, दोस्तों को बताइए, रिलेटिव में बताइए कि हाँ इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप सभी लोग जो भी मेरे भाई हैं मुझे बहुत समर्थन देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, ठीक है। आपके इस प्लेटफॉर्म में आपका पूरा का पूरा स्वागत है। चलिए मिलते हैं आपको कल की क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।